बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। गुड। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करें? यस रेडी हो? यस सर। ओके, तो नंबर 6 से हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं। द स्टेयरिंग ऑफ अ कार हैज रेडियस 16 सेंटीमीटर, यानी गाड़ी है जिसका जो स्टेयरिंग है उसका रेडियस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। हाँ जी, पहले आप इसे मीटर में बदलेंगे। 0.16 मीटर। अब ना जो लेंथ ऑफ मूवमेंट आर्म है, यानी एक फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, दूसरी आप इधर लगा रहे हैं इसे टर्न करने के लिए, ठीक है? तो लेंथ ऑफ मूवमेंट आर्म रेडियस का डबल होता है, तो 2 इंटू 0.16 ये आ जाएगा 0.32 मीटर्स। डन। आगे देखें। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स, कपलिंग फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन की, और मालूम करना है आपने टॉर्क। क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है टॉर्क का? Torque is equal to F multiplied force multiplied F मल्टीप्लाई बाय L। तो फोर्स कितनी है? 50। लेंथ कितना है? 0.20। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर्स। ओके बेटा, यस। क्लियर? yes sir clear ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। 4.7। A picture frame is hanging by two vertical strings. The tensions in the string are 3.8 and 4.4 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि पिक्चर फ्रेम थोड़ा सा टेढ़ा है, यस। क्योंकि एक तरफ जो टेंशन है वो कम है, दूसरी में टेंशन क्या है? यानी इधर कम होगी और इधर क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी आपके पास टेंशंस दी हुई हैं 3.8 और 4.4 न्यूटन्स की। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, यानी टेंशन ऊपर को लग रही है इन रस्सियों के जरिए और वेट लग रहा है नीचे को जमीन के जरिए। ये हमें क्या करना है? फाइंड। अच्छा, इसमें वर्टिकल फोर्सेस का आ गया। इन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम we have stated that if sum of the vertical forces is equal, then the body will be in equilibrium. Okay? यानी इक्विलिब्रियम का मतलब उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो हम फर्स्ट कंडीशन यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। by using first ये जमा कर देंगे दोनों को। हाँ जी, sum of upward forces is equal to sum of downward forces। ठीक है? अपवर्ड फोर्स में आ गई टेंशन, यानी T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W। T1 कितना है? 3.8। 4.4 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.2 न्यूटन का वेट। ओके बेटा? yes sir अब्दुल्ला, तुम्हें इजी लगा है? शाबाश। नेक्स्ट हम नंबर 8 पे आते हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ द मैसेज 5 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। ये देखें, ये ब्लॉक 5 किलोग्राम का है। ये पूरा 3 किलोग्राम का। अगर हम इसे वेट ना बना लें, क्योंकि आगे हमने वेट तो, क्योंकि मैथ्स का ताल्लुक यहां वेट से, क्योंकि हैंग कर रहा है ना ये बॉडी, इसलिए पहले साथ साथ इनके वेट्स बनाते जाते हैं। तो W1 इज इक्वल टू M1G। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 50 न्यूटन। और दूसरा है M2 3 kg का। ये 30 हो गया। 30। जी, तो W2 इज इक्वल टू M2G 3 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि G की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 होती है। 30 न्यूटन का W2 आ गया। अब सवाल पढ़ते हैं। आर सस्पेंडेड बाय द 2 स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर, यानी ये वाली एक स्ट्रिंग यहां पे, दूसरी स्ट्रिंग यहां पे है।
फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। इसमें हम टेंशन T1 नाम देते हैं और दूसरे वाले में हम क्या नाम देंगे? T2। टेंशन T1 सॉल्यूशन पे आते हैं। सुनिए, अगर हम टेंशन लेते हैं T1 और T2 तो T1 ने इन दोनों का वजन उठाया हुआ है, ऊपर वाली रस्सी ने दोनों का वजन उठाया हुआ है। तो T1 लेने के लिए हमें W1 और W2 दोनों को ऐड करना पड़ेगा, Yes. ठीक है? यस 80 50 प्लस 30 इक्वल्स टू 80 न्यूटन। 8 आएगा। 80 देखो ना, ये 50 है, ये 30 है, कुल मिला के 80 बनेगा। ओके साइम। अब हम T2 लेते हैं। T2 ने सिर्फ इसको उठाया हुआ है, यस Yes. सो T2 विल बी इक्वल्स टू W2। तो कितना आ जाएगा? 30 30, क्योंकि W2 कितने का है? 30। ओके बेटा, क्लियर? Clear. ओके, जब ये न्यूमेरिकल आएगा साथ में फिगर भी बनी हुई देंगे वो। सर अगर हम वहीं पे सीधा कर दें 8 प्लस 10 और वहां पे आगे 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 वो वेट्स हैं, 5 और 3 वेट्स हैं, फिर हमें सॉरी मैसेज हैं, उनके वेट्स तो फिर भी बनाने पड़ेंगे आपको। ओके, आप मैथ्स की तरफ जा रहे थे। 4.9 A nut has been tightened by a force of 200 न्यूटन, यानी फोर्स लगी है 200 न्यूटन की। यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, लेंथ ऑफ स्पैनर कितना है? 10 सेंटीमीटर है यानी 10 बाई 100 मीटर। 0.1 अच्छा, आगे क्या कह रहा है वो? वट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड। देखो ना, अब उसने कहा वट लेंथ ऑफ स्पैनर, इसका मतलब न्यूमेरिकल दो कंडीशंस में जा रहा है, ठीक है? इसलिए जो पहली कंडीशन है उसके साथ अब हम क्या लगा लेते हैं? 1 उसने कहा वट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स, यानी F2 दी हुई है 150 न्यूटन और आपको मालूम करना है लेंथ नंबर 2 कि अगर 150 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए यानी 200 वाली ज्यादा है, 150 वाली कम है, तो क्या लेंथ हमें उतनी लेनी पड़ेगी या तब्दील हो जाएगी? ये इसमें सारी F1 और L लेंथ, पहली लेंथ लिखेंगे एक साइड पर लिखेंगे और L2 और F2 एक साइड पर लिखेंगे जी शाबाश। और उन फिर हल करें। सुनिए इधर, चूंकि नट सेम है, जिसको ओपन करना है, जिसको ओपन करना है नट क्या है वो? सेम है। एस नट इज सेम। सो रोटेशनल इफेक्ट जो होगा वो दोनों कंडीशंस में सेम होगा, ठीक है? वो तो हमारी एफर्ट है ना कि हम लेंथ ऑफ मोमेंट हम ज्यादा करके फोर्स अपनी कम कर लें, वो हमारी अपनी एफर्ट है। लेकिन जो उसमें रोटेशन पैदा होगी वो टॉर्क की सूरत में वो सेम पैदा होगी। टो 1 विल बी इक्वल्स टू टो 2। टो 1 की जगह पे आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय L1, इसकी जगह आ जाएगा F2 मल्टीप्लाई बाय L2। ओके, तो F1 की जगह पे 200 मल्टीप्लाई 0.1, F2 150 और L2 निकालना है। उधर जाकर डिवाइड कर देंगे 150 को। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 20 आ जाएगा, 150 इधर जाके डिवाइड हो गया, इसको सॉल्व करने से आ जाएगा 0.133 मीटर्स। 0.133 आपका आंसर यहाँ सेंटी, ये भी ऐसे सही है, Yes. उन्होंने सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। निकल आएगा 13.3 सेंटीमीटर जी, ये नंबर लेंथ नंबर 2 आ गया। ओके यस ओके, आखिरी न्यूमेरिकल है जी अब। सर ये हम क्या देते हैं, काफी बड़ा पेपर है। हाँ जी, अच्छा सुनिए, अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। पहले तो हम 1 मीटर लंबा बार बनाते हैं, फिर हम इस कंडीशन को दोबारा पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहा है। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसके ऊपर ये मतलब बैलेंस है। अब पढ़ते हैं, अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार, यानी ये सेंटर हो गया। इससे यहां 20 सेंटीमीटर पे आपने एक बार लटकाया है
यानी वजन समझ लें, जिसकी वैल्यू कितनी है जी? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम। 10 इससे वेट बना लेते हैं, W इज इक्वल टू mg। 10 मल्टीप्लाई 100 हो गया। क्योंकि जब भी कोई चीज हैंग करेगी ना तो उसका ताल्लुक मैस से नहीं है, क्या है? वेट से। तो फौरन उसे बदल दें, तो वेट आ गया 100 न्यूटन का। ये जो फासला है ना, ये उसने दिया हुआ है अगर कोई चीज नीचे आएगी तो वो फौरन बदली जाए ग्रेविटेशन में, जी। और अगर कोई चीज ऊपर जाएगी तो भी ग्रेविटी, जब जमीन की सतह को छोड़ेगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, वो लगा से बात, तो भी ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई जरूर करना। जी बिल्कुल, वो नेगेटिव वाली जी 10 -10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जब नीचे आएगा तो पॉजिटिव 10 से हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब इसकी टोटल लेंथ है 1 मीटर की। इसका मतलब है यहां से ये फासला आधा मीटर, और इधर वाला फासला भी आधा आधा मीटर। मीटर बराबर ओके, यानी ये वाला भी आधा मीटर और ये वाला भी। आधा मीटर। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इसे डी नाम दे दिया, और ये कौन सा आ गया? सी। डी या बी नाम दे लेते हैं। अच्छा, what force is required to balance it for at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? सिंपल सी बात, इधर हैवी हो गया ना ये वाला, ऊपर से हमें इसे दबाना पड़ेगा, वो दबाने के लिए फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? ठीक है जी। अच्छा, ये देखें, ये पॉइंट हो जाएगा डी सी 20 सेंटीमीटर, 20/100 कितना हो गया? 0.2 मीटर। ये बेटा मोमेंट आर्म आ गया इस वेट का, यानी किसका मोमेंट आर्म है? ये वाला जो वेट लटक रहा है ना यहां पे, उसका मोमेंट आर्म है सी डी। ओके, और जो फोर्स जहां लग रही है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है सी बी। ये फोर्स का मोमेंट आर्म होगा, ये सी से बी तक क्या होगा? फोर्स का मोमेंट आर्म। ओके, अच्छा, हमें मालूम करना है फोर्स का मोमेंट आर्म है सी बी 0.5 मीटर। ठीक है, यहां पे ना हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इस्तेमाल करेंगे कि क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होता है। क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सो क्लॉकवाइज टॉर्क किससे बन रहा है? ये क्लॉकवाइज है, फोर्स इसे यूं घुमाएगी और वेट इसे यूं घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय बी सी क्लॉकवाइज हो गया, और वेट मल्टीप्लाई बाय डी सी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब ये कैलकुलेट करना है। बी सी हमारे पास है 0.5 का, वेट भी कितने का? 100 का। 0.2 शाबाश, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2/0.5, 100 मल्टीप्लाई बाय 40 न्यूटन। ओके बेटा, यस सर। क्लियर हो गया ये? यस सर। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।